तो चलिए इससे आगे पढ़ना है। अर्धायु काल पढ़ रहे थे हम, तो इसकी एक मैंने शॉर्ट ट्रिक तो बताई दी थी। अगर आपको फार्मूले से निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, एन अपॉन एन जीरो इक्वल 1/2 की होल घात की एन। तो इसमें एन, कैपिटल एन का क्या मतलब है, विघटन के बाद बचे परमाणुओं की संख्या, ठीक है। और एन जीरो का मतलब क्या है, विघटन के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या। तो विघटन के बाद बचे परमाणुओं की संख्या 1/8 है, तो इसका 1/8 रख देंगे। और एन ओ की जगह हम रख देंगे 1, प्रारंभ में हमको 1 लेके चलना। तो 1/2 का होल घात एन हो जाएगा यहाँ पर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। तो ये हमारे पास जब आधार समान हो जाते हैं तो ये घातें भी समान हो जाएंगी। तो एन का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एन का मतलब क्या है, अर्धायु कालों की संख्या। तो अर्धायु कालों की संख्या 3 है। टोटल टाइम निकालना है तो एक और फॉर्मूला लगेगा, टी बराबर एन इंटू टी हाफ। तो एन कितना है, 3, और टी हाफ मतलब अर्धायु काल कितना है, क्वेश्चन में ही दिया है 4। 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 12 घंटे। क्लियर है, अरे क्लियर है। इससे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, आप शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे तो जल्दी निकाल पाएंगे। आप तो शॉर्ट ट्रिक का यूज किया करो अधिकतम। अगर वो परसेंटेज में दिया है तो आप ऐसा कर लिया करो, 100 लेके चला करो, 100 से फिर कर दिया करो 50%, आधा हो गया, एक अर्धायु काल हो गया। 50 से 25 होने में कितना हो गया, 2 अर्धायु काल। और 12.5 होने में कितने हो गए, 3 अर्धायु काल। ऐसे कर लिया करो, ठीक है। क्लियर है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में बेस 100 मान लिया करो, और अगर 1 के बटे में दिया है कोई क्वेश्चन तो उसका बेस 1 ले लिया करो, ठीक है। तो 100% से 50% होने में 1 अर्धायु काल, 50 से 25% होने में 2, 25 से 12.5 होने में 3 अर्धायु काल, और 12.5 से 6.25 होने में 6% होने में 4 अर्धायु काल लगेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोई पदार्थ का अर्धायु काल मान लीजिए 4 साल है, कितना है, 4 साल है, तो उसके 6.25% होने में कितना समय लगेगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा, कितना हो जाएगा टोटल टाइम, बताएं जरा। वेरी गुड, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 16 हमारा आंसर। इस टाइप से कर लिया करो, ये जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूले से टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला हमारा है अल्फा कण उत्सर्जन। अगला क्या है, अल्फा कण उत्सर्जन। तो क्या होता है अल्फा कण उत्सर्जन, जब अल्फा कण निकलता है तब क्या होता है, क्या क्या चेंज आते हैं। तो आपको याद रखना है, हमें पहले ही बता चुके हैं कि कण किसकी तरह काम करता है, हीलियम नाभिक के समान काम करता है। और तो हीलियम नाभिक में आपने देखा होगा क्रमांक कितना होता है हीलियम का, 2, और भार 4 होता है। तो अगर ये निकलेगा तो आपको पता ही है हीलियम में क्रमांक कितना होता है, हीलियम का 2, और भार कितना होता है, 4। तो जब ये अल्फा कण निकलेगा, एक अल्फा कण, तो ये इतने क्रमांक या भार की कमी होगी, 4 की भार में कमी होगी, और 2 की क्रमांक में कमी आएगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो अल्फा कण उत्सर्जन में वही लिखा है कि जब किसी रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में या आवेश में 2 यूनिट की तथा परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी आ जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये रेडियम 88 226 था, इसका क्रमांक 88 है, और इसका भार 226 है। जब इसमें से हमने एक अल्फा कण निकाल दिया, आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा, भार में 4 की कमी आ जाएगी इसमें, और क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे 222 बचा, यहाँ पर 86 बचा, तो ये रेडॉन बन गया।
रेडियम से रेडॉन। तो कहने का मतलब ये है कि एक अल्फा जब निकलेगा तो क्या होगा, क्रमांक में 2 की कमी और भार में 4 की कमी होती है। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं बोलता 2 अल्फा कण निकल गए हैं तो तब क्या होता भाई? आंसर बताएं जरा। तो भार में कितनी कमी आती है और क्रमांक में कितनी? वेरी गुड। चलिए, तो ये हो गया अल्फा कण उत्सर्जन। आगे देख लेते हैं बीटा कण उत्सर्जन। बीटा कण उत्सर्जन में बताया था तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है बीटा कण। तो इससे इसमें क्या होगा, जब किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलेगा तब प्राप्त होने वाला जो नया तत्व होगा उसके परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसका जो परमाणु भार होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि इसमें अगर देखें एग्जाम्पल यूरेनियम 92 238, तो इसमें से जब हम एक बीटा निकालते हैं तो इसका जो क्रमांक है वो बढ़ जाता है, लेकिन भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यूरेनियम से नेपच्यूनियम बन गया। ये क्लियर है? तो बीटा कण उत्सर्जन में क्या देखने को मिलेगा? क्यों भाई? क्रमांक बढ़ जाएगा, एक की परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आगे देख लेते हैं गामा कण। गामा कण उत्सर्जन देख लेते हैं। अब जब गामा कण उत्सर्जन होगा तब क्या होगा? क्यों भाई, क्या होगा? हाँ, जब गामा कण उत्सर्जन होता है तो कुछ नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं गामा कण उत्सर्जन में लिखा है किसी परमाणु के नाभिक से गामा कण उत्सर्जित होने पर उसके परमाणु क्रमांक में तथा परमाणु भार में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, गामा जब भी निकलेगा तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा क्रमांक और भार में। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है आपका नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर डिवीजन। विखंडन मतलब होता है टूटना, नाभिकीय मतलब नाभिक का टूटना। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और जब एक बड़ा नाभिक टूटता है दो नाभिकों में, छोटे नाभिकों में, तो इस दौरान क्या होता है, परमाणु का जो क्रमांक है, परमाणु का कुछ द्रव्यमान जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। इसका मतलब जब कोई बड़ा नाभिक टूटेगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान में कुछ कमी होगी और वो कमी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यूरेनियम 92 238 है और इसमें से हमने कराया इसका विखंडन कराया, तो ये दो नाविकों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन। तो इसके और साथ में ये आप देख पा रहे हैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, बहुत मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और परमाणु बम जो है वो इसी बेस पर बनाया जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परमाणु बम किस अभिक्रिया के आधार पर बनाया जाता है? तो परमाणु बम का आधार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, तो जब वो विस्फोट होता है तो छोटे नाभिकों में टूटता है और साथ में एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगली प्रोसेस, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये अभिक्रिया जस्ट अपोजिट है उसके।
ठीक है। नाभिकीय संलयन, उसमें बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिक में टूट रहा था, इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। संलयन मतलब जुड़ना। ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक या परमाणु बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये परमाणु है, ये नाभिक है प्रोटियम का 1s1। ठीक है। उसी का एक और भी है, हमको दो परमाणु है प्रोटियम के 1s1। ये हाइड्रोजन जैसा ही होता है, इसका हाइड्रोजन के जैसा ही होता है क्रमांक और भार। तो अब ये दो नाभिक हैं छोटे छोटे, ये मिल जाएंगे तो मिलके एक बड़ा नाभिक बना दिया 1s2। इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है। और ये +1 E0 और कुछ ऊर्जा भी निकलती है, बहुत कम निकलती है इसमें, लेकिन इसमें मेन उद्देश्य है कि छोटे हल्के नाभिक जो मिलके क्या करते हैं, बड़ा बड़ा नाभिक बना लेते हैं। क्लियर है? अब दूसरा एग्जाम्पल है, उससे भी आप देख सकते हैं। इसमें भी दो हमने ड्यूटेरियम ले लिए हैं, दो ड्यूटेरियम मिलकर एक क्या बना रहा है? ट्राइटियम। ये बड़ा नाभिक बना लिया ट्राइटियम। ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ भी दो ड्यूटेरियम के नाभिक मिलके बना लिया, हीलियम भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा नाभिक बन गया हीलियम। क्लियर है यहाँ पर? नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है, इसके बेस पर हम हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य के नाभिक में होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य के नाभिक में जो है कौन सी क्रिया पाई जाती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पाई जाती है। और हाइड्रोजन बम किसके आधार पर बनाया जाता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को बेस मानकर बनाया जाता है, इसी क्रिया के द्वारा। अरे भाई, क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे है नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो नाभिकों के वर्गीकरण, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं? तो नाभिक मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। इसमें भी पहला प्रकार हम देख रहे हैं, समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं या समप्रोटॉनिक बोलते हैं। समस्थानिक किसको कहा जाता है? तो एक ही तत्व तो एक ही रहेगा, ध्यान रखना। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या या उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या उनमें भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक या आइसोटॉप या समप्रोटॉनिक कहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें परमाणु क्रमांक तो समान होगा, किंतु उनका परमाणु भार जो है वो अलग अलग होता है। उदाहरण से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 1s1, 1s2, 1s3। तत्व तो एक ही है, हाइड्रोजन। ठीक है। लेकिन इनके क्रमांक भी इनके सेम है, लेकिन भार इनके अलग अलग हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इनमें हम जब प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे तीनों में, तो प्रोटॉन तो सब में एक ही आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग देखने को मिल जाएगी। आप अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। तो एक में से एक गया 0, दो में से एक गया 1, और 3 में से एक गया 2। तो ये आप न्यूट्रॉनों की संख्या देख पा रहे हैं, अलग अलग है, और प्रोटॉनों की संख्या एक समान है। आप और भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कार्बन 612 है, तो इसका जो समस्थानिक है वो है कार्बन 614, क्योंकि इसमें क्रमांक समान है, भार अलग अलग है। ऑक्सीजन के उसी प्रकार 3 समस्थानिक आप देख पा रहे हैं। OH 16 है, और OH 17, OH 18 है ना। नाइट्रोजन के हैं, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है, ये नियोन है, इसको यह नहीं कर लेना। नियोन है 10 20 और नियोन 10 21। क्लोरीन है, क्लोरीन 17 35
और 1737 ये आपस में दोनों समस्थानिक हैं। यूरेनियम 92 235 और 238 ये दोनों आपस में समस्थानिक हैं। उसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम। अगला है समभारिक या आइसोबार। अगला नाभिक समभारिक या आइसोबार है। ठीक है, अब ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। समभारिक मतलब कि समान भार होता है इसमें। जब समान भार होगा तो क्रमांक अपने आप अलग हो जाता है। ठीक है, तो दोनों कभी सेम नहीं होंगे। तो जब भिन्न भिन्न तत्वों के, अब इसमें तत्व भी अलग अलग रहेंगे। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनका भार समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं उदाहरण, ये है 1s3। इसका आप देखेंगे तो भार, और एक ये 2h हीलियम है, 2he3। तो इनके भार तो समान है 3 3, लेकिन इनके क्रमांक अलग अलग हैं। ऐसे ही कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714 ये दोनों आपस में समभारिक हैं। ऑक्सीजन 817 और फ्लोरीन 917 ये दोनों आप एक दूसरे के समभारिक हैं आपस में। और आर्गन 1840 और पोटेशियम 1940 ये दोनों आपस में एक दूसरे के समभारिक हैं। और उसी प्रकार एक और है, इसका कैल्शियम 2040 ये तीनों हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोबार या समभारिक हैं। समझ पा रहे हैं समभारिक? भाई यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो मैं आगे चलूं? चलिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे है अगला नाभिक समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक या आइसोन्यूट्रॉनिक। इसमें भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि न्यूट्रॉन सम होंगे, मतलब समान होंगे। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक और भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसमें दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, क्रमांक भी अलग है, भार भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, ये 1s3 और 2s4। अब इसमें न्यूट्रॉन आप चेक करोगे तो दोनों में कितने आएंगे? 2 न्यूट्रॉन आएंगे। अब इनमें क्रमांक देखोगे तो क्रमांक भी अलग है, भार भी अलग अलग है। उसी प्रकार सोडियम और मैग्नीशियम में देखोगे आप तो न्यूट्रॉन सेम आएंगे 12। क्रमांक और भार दोनों में ही अलग अलग है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो भाई चलिए, अब लास्ट बचा है हमारा, वो है सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन समान होंगे। तो अब देख पा रहे हैं भिन्न भिन्न परमाणु या आयन। अब इसमें परमाणु अलग अलग रहेंगे या उसके चार्जेस भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल से आप समझ जाओगे, जैसे मैंने लिखा F माइनस। F माइनस मतलब क्या है? फ्लोरीन पर माइनस है। फ्लोरीन का क्रमांक बताएं जरा कितना होता है? क्यों भाई? 9 होता है, और एक माइनस है, इसका मतलब क्या है? 9 तो होता है, एक माइनस भी है तो 10 है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है। नियोन पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, लेकिन इस पे प्लस है, इसका क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गया, 10 हो गया। Mg2+ का मतलब क्या है? इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 10 हो गया इसका क्रमांक। वैसे तो 12 होता है, लेकिन +2 लगाए तो 10 हो गया। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 चले गए, +3 है, तो इसका मतलब यह है कि इन सभी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। कितनी है? 10। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण, अब ये भी नाम से ही स्पष्ट है।
कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल रूप से। तत्वांतरण का मतलब है कि तत्व को बदलना। ठीक है, कृत्रिम तत्वांतरण का मतलब होता है कृत्रिम रूप से तत्व का चेंज करना। तो जब किसी तत्व पर सूक्ष्म कण जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि की बौछार कराई जाती है, तो वह जो तत्व होता है वो क्या होता है, नए तत्व में या परमाणु में बदल जाता है। और इसी को नए तत्व या परमाणु में बदलने की क्रिया है जो, उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम तत्वांतरण। मतलब कि कृत्रिम रूप से तत्व को बदलना। उदाहरण है, उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे बेरिलियम। बेरिलियम पर हमने करा दी अल्फा कण की बौछार। अल्फा कण की बौछार करके बेरिलियम को हम कार्बन में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बेरिलियम 4 था, इस पर अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक के समान काम करेगा, तो इसकी बौछार करा दी तो ये हमारे पास कार्बन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम यूरेनियम पे भी करा सकते हैं। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा उसको नेपच्यूनियम में बदला जा सकता है। आप देख पा रहे हैं, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बौछार करा दी, न्यूट्रॉन को ON1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया नेपच्यूनियम में। क्लियर है? तो ऐसे जब हम आर्टिफिशियल रूप से तत्वों को चेंज करते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? कृत्रिम तत्वांतरण। क्लियर है यहाँ तक? अरे भाई क्लियर है क्या? चलिए आगे है रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग। अब रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखिए पहले नंबर है कोबाल्ट 2760। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग कैंसर की जो बीमार कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है फास्फोरस 1532। अब ध्यान रखना ये स्पेशल समस्थानिक है। फास्फोरस 1532 का उपयोग पौधों की क्रियाओं के अध्ययन करने में किया जाता है। पौधों की जो क्रियाएं हैं उनमें किया जाता है। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन 53131। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? थायराइड या घेंगा जो रोग होता है उसकी जांच में के उपचार में किया जाता है। घेंगा रोग की जांच व उपचार में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आगे है कार्बन 14। इसका भी पूछा जाता है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की जो आयु है उसका पता करने के लिए किया जाता है कि जीवाश्म कितना पुराना है। कुछ और भी हैं इसमें, कार्बन 14 का नाम है। इस कार्बन 14 का उपयोग और भी किया जाता है किसी ग्रह के जीवन काल का पता करना या जीवन काल की गणना कैलकुलेशन करने में किया जाता है। और इसका कार्बन 14 का अर्धायु काल होता है 5730 वर्ष। 5730 वर्ष। और भी हैं, यूरेनियम तथा प्लूटोनियम आदि का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर जो होता है या परमाणु बम इनको बनाने में किया जाता है। एक और है हमारा ड्यूटेरियम 1s2। इसका उपयोग भारी जल मतलब D2O बनाने में किया जाता है, जो जिसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होता है। भारी जल का उपयोग उसको बनाने में ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। ये सब रेडियोधर्मी पदार्थ थे, इनके अलग अलग उपयोग पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, सबको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 90 तथा परमाणु भार 230 है। यदि उसके नाभिक से 4 अल्फा तथा 2 बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो प्राप्त होने वाले परमाणु का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या क्या होंगे? तो भाई बताएं जरा। 4 अल्फा निकाले तो टोटल कमी कितनी होगी क्रमांक में? भाई 2 की होती है, 1 निकलता है तो
अरे क्रमांक में पूछ रहा बेटा। क्रमांक में दो की होती है, एक निकलता है तो। हाँ, भार में 16 होगी और क्रमांक में 8 की होगी। ठीक है। फिर हमको क्या करना है, दो बीटा भी निकालना है उसमें, तो दो बीटा निकालेंगे तो क्या होगा क्रमांक में। तो हमारे पास 90 से क्रमांक में 8 माइनस कर देंगे तो क्रमांक अल्फा निकालेंगे। तो 8 की कमी आएगी, 4 अल्फा निकालेंगे तो क्रमांक में, तो हमारे पास क्रमांक आ जाएगा 82। और भार में 16 की कमी हो जाएगी तो 230 में 16 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 214। तो ये तो हमने अल्फा निकाल दिए। अब अगर हम बीटा निकालेंगे तो दो बीटा हमने निकाले तो दो की बढ़ोतरी हो जाएगी क्रमांक में, तो 82 से ये 84 हो जाएगा। लेकिन भार में कोई भी परिवर्तन है, भाग 214 ही रहेगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा परमाणु क्रमांक 84 हो जाएगा और भार 214 होगा। कितने लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है। अगला एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लो। एक समीकरण दिया है आपको, इसको सॉल्व करें जरा। समीकरण है 11, सोडियम 11 23 + x, और फिर दिया है 12 Mg 26 +1H1। तो पूछ रहा है कि ये जो x है इसकी जगह पर क्या आएगा, बताएं जरा। तो भैया इक्वल करना पड़ेगा, ये 26 और एक 27 हो गया क्रमांक, और ये 12 और एक 13 हो गया। तो यहाँ पर कितना 11 है, मतलब 13 करने के लिए कितना चाहिए, दो चाहिए है क्रमांक, और 23, और यहाँ पर 27 हो गया था ये, 27 और ये 13 हो गया था, तो 27 करने के लिए कितने, चार चाहिए है। इसका मतलब भार 4 होगा और क्रमांक 2 किसका होता है, हीलियम का या अल्फा कण का। तो आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से दे देना, हीलियम हो तो हीलियम आएगा, ये नहीं नहीं तो अल्फा कण आएगा। क्लियर। अरे भाई क्लियर है क्या। अब एक और है, एक और है। कह रहे हैं कि ये भी आप याद रख लेना, जब किसी तत्व से एक अल्फा कण तथा दो बीटा कण निकलते हैं तो प्राप्त होने वाला तत्व पहले तत्व का समस्थानिक होता है। इसको समझ ले, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक्स है, हमारे पास कोई तत्व है, इसका क्रमांक 90 है मान लो, और इसका भार है 230। कितना है, 230। तो अब इसमें से हमने कितने अल्फा निकाले, इसमें से कितने अल्फा निकाले, एक अल्फा निकाला। तो एक अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, एट्टी एट हो जाएगा। 88 हो गया। और ये कितना हो जाएगा क्रमांक, 226 हो जाएगा। अब साथ में कह रहे हैं कि दो बीटा भी निकाल दो इसमें से। वही का वही कैसे हो जाएगा। हाँ, ये तो 226 ही रहेगा ना। तो वही कह रहा है कि, देखो वो वही बोल रहा था कि क्या हो जाएगा, पहले तत्व का समस्थानिक, इन दोनों को देखो, पहले और आखिरी वाले को देखना जरा, ये एक दूसरे के क्या है, क्रमांक तो सेम है इनमें दोनों में, और भार अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे। हाँ, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक होंगे। ये समझ में आया, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया आखिरी पॉइंट। और अच्छा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, ये एक दूसरे के बताएं जरा। अरे भाई, ये एक दूसरे के तो संभारी ही होंगे।
क्योंकि भार तो सेम है ना इनमें, इन दोनों की बोल रहा हूँ। तो ये तो संभारिक होंगे। हाँ, तो ध्यान रखना।